हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डाइपोल को डिस्कस करेंगे कि डाइपोल क्या होता है, फिर आइडियल डाइपोल कैसे बनता है। ठीक है, डाइपोल आपका वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब पूरा डिटेलिंग होगा आज की वीडियो में डाइपोल को लेके। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी डाइपोल की वजह से फील्ड कैसा होता है और एक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होती है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं डाइपोल की कि भाई डाइपोल क्या होता है, तो बेसिकली आप डाइपोल को बाद में समझिएगा, पहले आप ये समझिए कि एटम क्या होता है। तो अगर मैं एक एटम की बात करता हूँ तो कोई भी एटम जो है आपका वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब जितना उस पर पॉजिटिव का चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव का चार्ज होता है। ओके, यानी अपने को ये क्लियर हो गया कि एक एटम के अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। अब जरा एटम के साइज के बारे में सोचिए कि एटम का साइज कैसा होता है, तो पता चलेगा यार एटम का साइज तो बहुत छोटा होता है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये दोनों बहुत पास पास होंगे, यानी इनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम होगा। तो ये जो आपका एटम है ना, जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड है, इसी को हम लोग डाइपोल कह देते हैं। यानी अगर मैं डाइपोल की बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा डाइपोल क्या होता है, तो अ पेयर ऑफ तो अगर मैं डाइपोल की बात करता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, डाइपोल क्या होता है हमारा, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और ध्यान रखिएगा, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप होता है इसे हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो 2a है ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, यानी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ोगे तो डेफिनेशन में भी सेम ही बात लिखी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक डाइपोल जो है वो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का एक पेयर है जो कि एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड होता है। और इसके अगर एग्जांपल्स की बात कर दें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया हो गया, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके डाइपोल के। ठीक है, अब ये तो कहानी हो गई कि डाइपोल की, वो डाइपोल क्या है, तो अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब किसी भी डाइपोल की वैल्यू कैसे बताएं, तो किसी भी डाइपोल की वैल्यू को बताने के लिए हमारे पास एक टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू को यानी डाइपोल मोमेंट को निकाला कैसे जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारे जो दोनों चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पहले आप ये समझ लीजिए कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसे मेज़र कैसे किया जाता है, तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो दोनों चार्जेस की वैल्यू क्योंकि बराबर ही है तो कोई भी एक चार्ज ले लो, कोई भी एक चार्ज ले लो और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस देख लो। तो अगर मैं इन चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे जो मुझे मिलता है उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो P = Q × 2a। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये हमेशा काम आएगा आपके। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसे हम P से करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी डाइपोल मोमेंट की हो गई। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ें, बात आगे बढ़े तो मैंने डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला बताया था, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था P = Q × 2a। अब आप समझ लीजिए कि आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी जो है ऑब्वियसली इस चार्ज की वजह से तो नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी किसकी वजह से होगी, तो 2a की वजह से। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, P वेक्टर = Q × 2a वेक्टर। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या कहा कि डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए सिर्फ और एक साइन कन्वेंशन है जिसे आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन नहीं, बेसिकली बाय कन्वेंशन अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है।
यानी कि अगर मैं एक डाइपोल बना के दिखाऊँ आपको, तो हमारा डाइपोल में क्या था, ये माइनस क्यू था और ये आपका प्लस क्यू था, और दोनों के बीच का ये जो गैप था ये 2a था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर कोई डायरेक्शन की बात करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव में एंटर कर जाता है। बट डाइपोल मोमेंट में ऐसा नहीं है। डाइपोल मोमेंट में जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, ओके, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा ही नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब अगर बात करते हैं हम लोग इसके एसआई यूनिट की कि भाई डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब आपको पता है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम, और 2a क्या है, डिस्टेंस है या लेंथ है, तो इसको हम लोग मीटर में नापते हैं। तो अगर आप कूलाम और ये मीटर है तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट है वो आपका कूलाम मीटर है। ठीक है, कूलाम मीटर, और ध्यान रखिएगा कूलाम में C को कैपिटल लिखना है, M को स्मॉल लिखना है और बीच में हाइफन लगाना है। अगर गलती से आपने ऐसे लिख दिया तो ये आपको सेंटीमीटर वाली फीलिंग देगा, कूलाम मीटर वाली नहीं। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप कूलाम मीटर लिखेंगे कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा आप इस तरीके से लिखेंगे जिसमें कूलाम कैपिटल का होगा, मीटर छोटा होगा और बीच में हाइफन होगा। ठीक है, तो ये जो हमने कहानी की ये हमने पूरी डाइपोल की कि भाई डाइपोल क्या है, डाइपोल की वैल्यू को कैसे मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो डाइपोल की वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो टर्म था उसे हमने डाइपोल मोमेंट कह दिया। तो हमें पता है हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ही नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। तो ये इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद अगर इसी में हम आगे बढ़ें तो हमारा आता है आइडियल डाइपोल। यानी एक डाइपोल को अगर मुझे आइडियल डाइपोल बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो आइडियल मतलब एक्सट्रीम केस। ठीक है, अगर कहीं पे मान लिया वैल्यू कम होती है तो आइडियल वाले में वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अगर कहीं वैल्यू लार्ज होती है और आप उसके आइडियल केस की बात कर दो तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो सोचो डाइपोल की क्या विशेषता क्या थी, डाइपोल का खासियत क्या था। तो डाइपोल की खासियत ये थी कि यहाँ पे जो दोनों चार्जेस थे वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड थे। अब सोचो अगर आपको एक डाइपोल को आइडियल बनाना है तो भाई वहाँ जो डिस्टेंस है उसको तो बहुत कम करना पड़ जाएगा ना हमें। ठीक है, तो आपको पता है कि नॉर्मली एक डाइपोल में हमारे जो दोनों चार्जेस के बीच का गैप होता है वो काफ़ी कम होता है। और किसी भी डाइपोल के हम वैल्यू को जो लिखते थे, किसी भी डाइपोल की जो वैल्यू को लिखते थे वो कैसे लिखते थे, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब सोचो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डाइपोल है उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, वैल्यू चेंज ना होने का मतलब आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो चेंज ना हो, यानी आपका डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब आपको डाइपोल मोमेंट को कांस्टेंट रखते हुए डाइपोल को आइडियल डाइपोल बनाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको पता आइडियल मतलब एक्सट्रीम केस। तो डाइपोल वाले केस में डिस्टेंस क्योंकि कम होता था तो आइडियल वाले में डिस्टेंस बहुत कम करना है आपको, यानी ये जो 2a है इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना है। अब सोचो आपको 2a की वैल्यू को तो डिक्रीज़ करना है लेकिन p की जो वैल्यू है आपकी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो वो कैसे संभव है, तो वो तभी संभव है जब जिस रेट से आप इसको घटा रहे हैं आप उसी रेट से इसको बढ़ाइए। अगर आपने इस डिस्टेंस को आधा कर दिया है तो यहाँ के चार्ज को डबल कर दीजिए, तो ओवरऑल 2 से 2 कट जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको एक डाइपोल को आइडियल बनाना है बाय कीपिंग द डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जेस के बीच के गैप को घटाना होगा और चार्ज की वैल्यू को बढ़ाना होगा। ऐसा करने से जो चीज़ आपको मिलेगी उसी को आप आइडियल डाइपोल कह देंगे। ठीक है, तो एक डाइपोल से आइडियल डाइपोल का सफ़र कैसे तय करना वो मैंने आपको समझाया। ध्यान रखिए आइडियल मतलब एक्सट्रीम केस। ठीक है, तो एक्सट्रीम में जो चीज़ होगी वो बिल्कुल मैक्सिमम हाई लेवल पे होगी। तो यहाँ पर क्योंकि वैल्यू कम होती है तो यहाँ पे वैल्यू को बहुत कम करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मली कहानी हो गई एक डाइपोल की, एक आइडियल डाइपोल की। अब अगर हम बात करते हैं नॉर्मली एक चार्ज की, तो आपको पता है नॉर्मली किसी भी चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो वैसे डाइपोल की वजह से भी तो उसके चारों तरफ फील्ड होगा। तो एक डाइपोल की वजह से उसके चारों तरफ जो फील्ड होता है उसी फील्ड को हम लोग कह देते हैं डाइपोल फील्ड। ठीक है, सो डाइपोल फील्ड का मतलब समझ में आ रहा है, एक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को डाइपोल फील्ड कर रहे हैं, अलग से इसमें कुछ भी नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर कभी किसी ने आपसे डाइपोल फील्ड बोल दिया
इसका मतलब एक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, फंडा क्लियर हो रहा है। अब ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली किसी भी चार्ज की वजह से अगर आपको किसी पॉइंट पर फील्ड देखना होता था तो आप लोग क्या करते थे, वहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख देते थे। बट डाइपोल वाले केस में ऐसा नहीं है। डाइपोल की वजह से अगर आपको किसी पॉइंट पर फील्ड देखना है तो वहाँ पे आप हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा नोट डाउन करके रखनी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको हमेशा उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है, या ये कह लो कि आपको ये इमेजिन करना है कि वहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी कहानी थी एक डाइपोल की। ठीक है, डाइपोल फील्ड की। अब हमें बेसिकली डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लाइन पर क्या फील्ड होगा, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर क्या फील्ड होगा, वो सब समझना है। ठीक है, बट उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप मुझे बताइएगा कि उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। तो बच्चों ये आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को यकीन नहीं होगा कि दीपक सर इतने आसान क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं, बट जब मैं सॉल्यूशन करा दूंगा उसके बाद आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोगों का ये सवाल गलत हुआ और ये सवाल भी गलत हुआ। ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को सॉल्व कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता है। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में था क्या। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, तो क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस ऑफ +-20 नैनोकूलम, यानी एक डाइपोल है जिसमें हमारे दो चार्जेस हैं और वो कितने के हैं, तो +-20 नैनोकूलम, यानी चार्ज की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। तो चार्ज कितना दे रखा, +-20 नैनोकूलम है। और यहाँ पर ये दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो 5 mm से। और आपको पता है कि हमारा जो डाइपोल होता था वो कुछ ऐसा सा था ना, यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज होता था और यहाँ प्लस का क्यू, और दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप होता था उसे मैं रिप्रेजेंट करता था 2a से। यानी यहाँ पर जो 5 mm है ये किसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये आपको 2a की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और कह रहा है कि बताओ डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तब आप सोचिए कि डाइपोल मोमेंट का आपका बेसिक सा फॉर्मूला क्या था। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था P = Q × में 2a। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था आपका P = Q × 2a। तो Q की वैल्यू कितनी है, 20 नैनोकूलम। तो पहले तो इस नैनो को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है नैनो मतलब 10⁻⁹। तो इसे याद कर लीजिए अगर अभी तक याद नहीं किया है तो 20 नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है आपका 2a, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 mm। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का 10⁻³ आ गया। ठीक है, अब जस्ट वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लीजिए। तो Q की जगह आ जाएगा 20 × 10⁻⁹, और 2a की जगह आ जाएगा 5 × 10⁻³ तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 20×25 100 आ गया, और 10⁻⁹ और 10⁻³ तो मल्टीप्लिकेशन अगर होता है और बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। तो -9 और -3 -12, तो 100 × 10⁻12, 100 बोले तो 10⁻+2, तो 10⁻+2 और इधर 10⁻12, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻10 आ जाएगा। ठीक है, और ये डाइपोल मोमेंट है तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। तो ये आपका आंसर आएगा। तो आप में से मैं लिख के दे सकता हूँ ज़्यादातर बच्चों का ये सवाल गलत हुआ होगा। क्यों गलत हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस जो लिया होगा 5 mm, वो 2a की जगह कुछ और लिया होगा। या तो a ले लिया होगा, a = 5 mm करके 2a की वैल्यू 10 mm कर दी होगी। तो आप में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे। ठीक है, तो जो ऐसे हैं वो कमेंट में आके अपना नाम बताएं कि हाँ सर हमने ये वाली गलती कर दी और आपने हमें पहचान लिया। ठीक है, ये बातें जो मैं कर पाता हूँ आपसे वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले 12 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग कहाँ क्या गलतियाँ करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। सो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो अभी हमें देखना है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो हम हेडिंग लिख देते हैं अपनी। तो हेडिंग क्या हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यानी कि हमें यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी देखनी है कि एक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, अब आप अगर इस हेडिंग को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि भाई फील्ड इंटेंसिटी निकालो, कहाँ निकालो, तो एक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर। ठीक है, अब इस हेडिंग को पढ़कर आप ये सोचो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको गिवन है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको गिवन है। तो देखो, अगर मैं चाहता हूँ डिज़ायर्ड आउटपुट तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर इनपुट देना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट मैं आपसे कहता हूँ कि जाओ मेरे लिए ये लो 100 रुपये और जाओ मेरे लिए समोसे ले आओ। तो अगर मैंने बोला कि जाओ 100 रुपये लो और मेरे से समोसे ले आओ, तो भाई आप किसी भी दुकान से समोसे ला सकते हो, कितने भी समोसे ला सकते हो और कैसे भी समोसे ला सकते हो, यानी गर्म भी ला सकते हो, ठंडे भी ला सकते हो। लेकिन अगर मेरे मन में है कि मैं अग्रवाल स्वीट्स से 2 गर्मा गर्म समोसे खाऊं, तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर इनपुट देना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा कि बेटा ये लो पैसा, अग्रवाल स्वीट्स पे जाना, 2 गर्मा गर्म समोसे लेकर आना, तब ना आप मेरे लिए वो समोसा ला पाओगे। तो हमें अगर पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए पर्टिकुलर इनपुट होना चाहिए। अब जैसा मुझसे कह रहा है कि भाई डाइपोल के एक्सियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो इसका मतलब ये मुझे डाइपोल देगा, बगैर डाइपोल दिए मैं कैसे बता दूंगा। तो यानी कि आप सोचो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको गिवन होंगी। ठीक है, तो पहले आप ये सोच लो कि यहाँ पे चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपको गिवन होगी। तो पहला तो आपको डाइपोल दिया जाएगा। अगर डाइपोल दे दिया है इसका मतलब आपको चार्ज पता होगा, उनके बीच का डिस्टेंस पता होगा। ठीक है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा एक डाइपोल है, तो ये माइनस का क्यू चार्ज हो गया और ये प्लस का क्यू चार्ज हो गया, और ये डाइपोल का सेंटर है। ठीक है, और डाइपोल का आपको पता है टोटल लेंथ जो होता है उसे हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये हमें डाइपोल दे दिया गया। अब डाइपोल के अगर एक्सियल लाइन पर निकालना है तो पहले ये समझो एक्सियल लाइन का मतलब क्या है। तो एक्सियल लाइन का मतलब है वो लाइन जो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग हो। तो वो लाइन जो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग हो उसे हम एक्सियल लाइन कहेंगे, यानी कि ये वाला लाइन। अब इस लाइन पर अगर हमें जो फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो किस पॉइंट पे देखनी है, सामने वाला ये जरूर बताएगा, वरना कहाँ निकालना है कैसे पता चलेगा आपको। यानी आपको ये भी गिवन होगा कि आपको जो फील्ड इंटेंसिटी निकालना वो किस पॉइंट पे निकालना है, और वो पॉइंट डाइपोल के सेंटर से कितना दूरी पे है। तो मान लेते हैं वो जो पॉइंट है वो डाइपोल के सेंटर से r दूरी पे है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। तो यानी हमें चार्जेस गिवन होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा, और एक्सियल लाइन पर जहाँ निकालना है वो चीज़ भी गिवन होगी। तो ये तीन चीज़ें हमारी गिवन होंगी और हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये समझ लीजिए, अब इस बात को समझ लीजिए कि कभी भी अगर आपको एक डाइपोल की वजह से निकालना है तो जिस पॉइंट पे निकालना वहाँ आप क्या करोगे, एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख दोगे। तो मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो नेगेटिव चार्ज है पॉइंट ए पर है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉइंट बी पर है। तो ज़रा मुझे बताइए नेगेटिव वाला चार्ज उस पॉजिटिव को क्या करेगा, तो भाई अपनी तरफ खींचेगा, यानी ए पर रखे चार्ज की वजह से फील्ड की ये डायरेक्शन है। और ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो पॉजिटिव वाला इसको इधर धकेलेगा, तो ये फील्ड की डायरेक्शन आ गई बी की वजह से। अब आप सोचिए कि यहाँ पे जो दोनों फील्ड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और क्योंकि फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट देखना है तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान देना होता है कि कौन सा वाला वेक्टर बड़ा है, क्योंकि हमेशा बड़े में से ही छोटे को माइनस किया जाता है। तो अब सोचिए कि जो चार्ज ए पे रखा उसकी वजह से वहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा या बी पर रखे चार्ज की वजह से। तो ये सब कैसे बातें पता चल दो, फॉर्मूले से। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर्मूले याद करना। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था E=KQ/r²। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक तो चार्ज पे डिपेंड करती है, दूसरा डिस्टेंस पे। ठीक है, तो चार्ज देखो डाइपोल के केस में दोनों ही जगह सेम होते हैं, यानी चार्ज का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो रोल है डिस्टेंस का। अब जरा बताओ पॉइंट P के ज़्यादा करीब कौन सा है, तो पॉइंट B। तो भाई B का डिस्टेंस कम है ना, तो डिस्टेंस जितना कम होगा फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो यहाँ से एक क्लियर कट समझ में आ गया आपको
कि पॉइंट बी पर रखे चार्ज की वजह से वहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट बी पर जो फील्ड है वो ए वाले फील्ड से ज़्यादा है, और क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए एक्सियल लाइन पर जो फील्ड आएगी वो सिंपली ई बी माइनस ई ए करके आएगी। अब सोचो बी पर जो चार्ज रखा है उसके से फील्ड कितना है, तो बी पे तो आपका पॉजिटिव का चार्ज रखा है, फॉर्मूला यही है। तो इस चार्ज की वजह से फील्ड देखना है तो के क्यू बटे में आर स्क्वायर, आर बोले तो ये डिस्टेंस, तो बी की वजह से फील्ड देखना है तो बी पर चार्ज कितना है पॉजिटिव का क्यू, तो के क्यू बटे में आर, आर बोले तो बी पी, तो बी पी का स्क्वायर माइनस ए पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से फील्ड कितना है तो के, और ए पर देखो नेगेटिव का चार्ज है, और मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ मोड रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ मोड रखना कंपलसरी है, क्योंकि मोड ही है जो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज था इसलिए मैंने मोड रख दिया। तो E इज इक्वल टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर, आर बोले तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है आपका ए पी है ना, तो इसे आप ए पी का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ गया के क्यू, और बी पी, बी पी बोले तो बी से पी तक की दूरी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। अब आप सोच के देखो, अगर ये टोटल डिस्टेंस 2a है तो यहाँ से लेके अगर हमारा टोटल डिस्टेंस 2a है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका a होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये भी आपका a होगा। ठीक है, अब सोच के देखो, आपको तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना bp, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी कितनी है, तो ये अगर दूरी फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा कंसेप्ट इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, तो अपने आप आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो r माइनस ए होगा। बात समझ रहे हो, अगर आपको ये निकालना तो इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, अपने आप ये निकल के आ जाएगा। तो ये जो bp है उसकी वैल्यू होगी r माइनस ए के बराबर, और आपको ap भी तो चाहिए, तो ये रहा आपका पॉइंट a और ये रहा पॉइंट p, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो सोचो यहाँ से लेकर यहाँ तक का r है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का a है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया r प्लस a। ठीक है, अब आपका खेल ख़त्म हो चुका है, तो जस्ट आप bp की वैल्यू डालो, तो bp की वैल्यू होगी r माइनस ए, तो ये आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर, और आपको पता है नेगेटिव चार्ज है तो इसका मोड पॉजिटिव में आ जाएगा, तो के क्यू, और AP जो था वो किसके बराबर था, तो AP जो था वो r प्लस ए के बराबर था, तो यहाँ आ गया r प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ से आप के क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर के क्यू आपका कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 1 बटे में r माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 बटे में r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब एलसीएम लेना तो आप सभी को आता होगा, तो के क्यू, और देखो यहाँ पर इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा r प्लस ए का स्क्वायर, और देखो यहाँ पे r माइनस ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा r प्लस ए का स्क्वायर, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, और यहाँ पे r प्लस ए का स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ और इस पूरे को b मान लूँ, तो आप देखो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो बस खत्म कहानी। तो ये आ जाएगा के क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी, बी के नाम पे आ जाएगा ये, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब सोचो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये r प्लस का था तो इस बार माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके नीचे देखो, इस पे भी स्क्वायर कर रखा और इस पे भी स्क्वायर कर रखा है, तो एक काम करते हैं ना, हम दोनों पे होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा r माइनस ए और इधर आ जाएगा r प्लस ए और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस a से ये a कट जाएगा और इस r से ये r कट जाएगा, तो एंड द एंड बचेगा क्या,
तो एट द एंड क्या ही बचेगा वो तो छोड़ो, हमारा सीट नहीं बचा, बस हमें इतना पता है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं ऊपर की तरफ तो यहाँ देखो के क्यू, और यहाँ इस ए से ये ए कट गया तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, और यहाँ पे a प्लस ए 2a, ठीक है। और यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिखना चाहिए कि Q को अगर आप 2a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको P मिल जाता है, ठीक है। तो देखो 2 को मैंने पहले लिख दिया, K को मैंने ये लिख दिया, और Q इंटू 2a करोगे तो P आ जाएगा, इंटू में R, तो 2kpr बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फील्ड निकल के आ गया एक्सियल लाइन पे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सियल लाइन पर फील्ड का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमें देखना है इसका स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में हम क्या करेंगे, अगर हम इसका स्पेशल केस देखना है तो स्पेशल केस में क्या कहा जाएगा कि इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा है तो क्या होगा। तो सोचो आपने क्या किया, डाइपोल को छोटा कर दिया ना। सोचो ये आपका डाइपोल था, इसका लेंथ अभी ये था, अगर आप डाइपोल को छोटा कर दोगे तो 2a का वैल्यू कम हो जाएगा ना। ये पॉइंट तो जहाँ था वो वहीं का वहीं रखा है, यानी r पहले जैसा ही है, बस 2a का वैल्यू बहुत छोटा हो गया। तो अगर हम इसके स्पेशल केस की बात कर रहे थे और स्पेशल केस में हम लिख रहे हैं, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं स्पेशल केस की, तो स्पेशल केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो डाइपोल है बहुत छोटा है। तो डाइपोल को अगर आपने छोटा कर दिया तो उसका जो लेंथ होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, जबकि वो जो पॉइंट P का जो डिस्टेंस था वो तो वैसे का वैसे ही है। तो R की वैल्यू पहले जैसी है, बस ये जो 2a की वैल्यू ये काफ़ी कम हो गई, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू कम हो गई तो सोचो क्या होगा। तो ये जो आपने लिखा हुआ था यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा। तो एक बार सोच के देखो कि r जो है वो बहुत बड़ा है और आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और a जो है वो बहुत छोटी सी वैल्यू है। तो अगर उस छोटी सी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया तो वो और छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है अगर मान लें 10 है और आपने 10 का स्क्वायर कर दिया तो 100 आ गया, और अगर आपका 0.1 है और आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो 0.01 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अगर कोई बड़ा नंबर है और आपने उसका स्क्वायर किया तो वो और बड़ा हो गया, और अगर कोई छोटा सा नंबर था और आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो और छोटा हो गया, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होता है यहाँ पे। तो क्योंकि r आपका बहुत बड़ा है तो उसका स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया, और a छोटा था तो उसका स्क्वायर और छोटा हो गया। तो सोचो एक बहुत बड़ी चीज़ में से अगर आप एक छोटी सी चीज़ को माइनस करोगे तो लगभग वो बड़ी सी चीज़ के ही बराबर होगा ना। इसको अगर आप और बेहतर समझना चाहते हो तो आप ये समझो कि अंबानी जैसे अमीर आदमी की प्रॉपर्टी में से अगर मुझ जैसे गरीब आदमी की प्रॉपर्टी को माइनस करोगे तो लगभग वो अंबानी की ही प्रॉपर्टी के बराबर रह जाएगा, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को उठाकर आप इस इक्वेशन में डालोगे तो यहाँ पे आपका ई एक्सियल जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 2kpr और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर, और इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2kpr और r की पावर 4। तो यहाँ एक r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ अल्टीमेटली आएगा क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp बटे में r क्यूब। तो ये हमारा एक्सियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो जनरली आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को बहुत खास तौर पे याद रखना। ये तो अगर भूल जाओ तो चल जाएगा, बट ये नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी तो उसमें हम इक्वेटोरियल लाइन पर देखेंगे कि भाई डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा दो, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको आप अपने साथ आगे भी देखना चाहते हैं, ठीक।
ठीक है, वरना पता चले हमारी वीडियो देख के आप तो पास हो जाओ और बाकी आपके दोस्त लटक जाएँ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अपने परम मित्रों के साथ जरूर वीडियो शेयर करें। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और खुश रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके बच्चों, बाय।